तो ये कहानी शुरू होती है 21 जनवरी 1954 कंगई नेल्लूर नाम के इलाके से, जो कि वेल्लोर में पड़ता है। शंकर, गौरी शंकर इस शख्स के नाम की पैदाइश होती है। और जब ये छोटा बच्चा था तभी इसके पिताजी पूरी फैमिली को लेकर ओडिशा चल पड़ते हैं। कुछ साल ये ओडिशा में रहते हैं। उसके बाद 1970s में गौरी शंकर जो है वो ओडिशा छोड़कर चेन्नई आ जाता है और वहाँ पर एक स्लम एरिया है जिसका नाम है मैलापोर, वहाँ पर ये रहने लग जाता है। वहाँ पर रहता है और कुछ टाइम तक पेंटिंग का काम करता है। उसके बाद ये साउथ चेन्नई के डेवलपिंग एरिया था एक, वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर ये अपना पेंटिंग का काम चालू रखता है। तो अब लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक पैसों की तंगी जो थी वो मुसलसल बनी हुई थी गौरी शंकर के लिए। और गौरी शंकर उस गरीबी से निकलना चाहता था। तो ये गरीबी से निकलने का मौका देती है उसको सरकार। होता क्या है कि उस समय तमिलनाडु में गवर्नमेंट जो है वो शराबबंदी कर देती है, शराब को बैन कर दिया जाता है इस उम्मीद में कि थोड़े क्राइम रुकेंगे। हालांकि कुछ टाइम बाद जब लोग उस नाखुश नज़र आते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट शराबबंदी को वापस ले लेती है। सारी बात वोट बैंक की तो है, राजनीति वोट बैंक सही तो होती है। उसके बाद जब गवर्नमेंट शराबबंदी वापस लेती है तो फिर औरतें प्रोटेस्ट करने लग जाती है कि शराबबंदी क्यों वापस ली है, हमारे मर्द जो थे वो बिना शराब पिए आते थे, हमको कम मारते थे, पैसा बचता था, तो शराबबंदी वापस लेने का क्या मतलब। तो हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि पॉलिटिक्स होती है वो सिर्फ वोट बैंक की होती है, नेताओं को अपने वोट बैंक की फिक्र है। तो नेताजी अपने वोट बैंक के मसले को देखते हुए ये शराबबंदी जो है वापस लगा देते हैं, वापस से इम्पोज कर देते हैं तमिलनाडु के लिए। तो वापस से तमिलनाडु में शराब की किल्लत, अब लोगों के लिए मसला है कि वही शराब पिए कहाँ से। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम शराब सप्लाई करेंगे, स्मगलिंग करेंगे और यहाँ पर लोगों को शराब देंगे महंगे दामों में। तो यहाँ पर जो गौरी शंकर है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि क्यों ना वो भी अपना पेंटिंग का काम छोड़कर वो भी शराब के धंधे में उतर जाए। और इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के वो शराब के धंधे में कूद पड़ता है अपने भाई मोहन और उसके साले एल्डिन के साथ। अब शराबबंदी में ये काफ़ी नोट छापता है, इसकी काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही थी। इस चक्कर में इसी दौरान इसकी शादी होती है। इसकी सबसे पहली शादी होती है जगदीश्वरी से। अब जगदीश्वरी इसको देखती है कि ये इस तरह से तस्करी करता है, आए दिन क्राइम करता है, लोगों से मारपीट करता है और एक गैंगो टाइप का सीन चलता है। तो जगदीश्वरी खुद भी इस चीज़ों से परेशान थी। वो अपने हस्बैंड को यानी कि गौरी शंकर को सुधारने की बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से ये शख्स सुधरे ताकि उसको ये आए दिन की परेशानियां ना देखनी पड़े। तो गौरी शंकर सुधरने का नाम नहीं लेता है, जैसे चल रहा था मुसलसल वैसा ही चलता रहता है। तो आखिरकार अपने हस्बैंड की इन करतूतों से परेशान होकर वो खुद को जला लेती है। उसके बाद गौरी शंकर का जो धंधा था शराब तस्करी का, जैसे चल रहा था वैसा चल ही रहा था। अब चूँकि उसको शराब की इस तस्करी से काफ़ी पैसा उसके पास आ चुका था, तो अब वो कई बार में जाता है, बार डांसर जो थे उनके साथ फ्लर्ट करता है, क्योंकि बार में जो लड़कियां डांस करती है वो अमूमन खूबसूरत ही होती है। तो एक खूबसूरत लड़की पर दिल आ जाता है गौरी शंकर का और वो दिल मन ही मन उसे दिल दे बैठता है। और लड़की जो थी उसको भी पता है कि गौरी शंकर के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, तो वो भी गौरी शंकर के साथ इन रिलेशनशिप आ जाती है। लेकिन वो जो बार डांसर थी उसका अफेयर था किसी एक दूसरे लड़के के साथ, और गौरी शंकर को एक दिन पता चलता है कि ये जो बार डांसर है उस लड़के के साथ भाग चुकी है। अब गौरी शंकर को यहाँ पर आता है बहुत गुस्सा कि उसका प्यार था उसको कोई और कैसे छीन सकता है, उसकी जो बार डांसर गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ कैसे जा सकती है। अभी तक गौरी शंकर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था, तो वो अपने गुर्गों को बोलता है कि किसी भी तरह उस लड़की और उस लड़के को ढूंढ कर लाया जाए। अब जो गौरी शंकर के गुर्गे थे वो आसपास के सारे इलाकों में जाकर छानबीन करते हैं और आखिरकार इस लड़के और इस लड़की को ढूंढ निकालते हैं। लड़के और लड़की को लाया जाता है गौरी शंकर के सामने, और गौरी शंकर इस लड़के के सामने इस बार डांसर को इतना पीटता है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए। और जब लड़की की मौत हो जाती है तो उसको दीवार में चुनवा दिया जाता है। और अब बारी थी उस लड़के की जो उस बार डांसर को लेकर भागा था। बार डांसर को
दीवार में चुनवाने के बाद अब इस लड़के को जिंदा जला दिया जाता है और जो इसकी राख बचती है उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। अब गौरीशंकर का जो शराब की तस्करी का धंधा है ये तो परवान चढ़ ही रहा था, लेकिन उसको दिमाग में ये भी आइडिया था कि आने वाले टाइम में कभी भी गवर्नमेंट शराबबंदी को वापस ले सकती है और हो सकता है कि उसका धंधा इतनी तेज़ी से वापस से ना पनपे। तो इस चीज़ की चांसेस को देखते हुए वो देखता है कि आसपास कई बार और कई कोठे ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ से लोग अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। उस टाइम जो तमिलनाडु था वहाँ पर एक समस्या ये भी थी जो कि कई जगह पर आज भी बनी हुई है, वैसी की वैसी दहेज की समस्या। तो कई लोग ऐसे थे जो अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज नहीं दे पाते थे और कई लोग ऐसे थे जो अपनी बेटी को रोज़गार की तलाश में चेन्नई भेजते थे, यानी कि मद्रास। तो कई लड़कियां ऐसी होती थी जो मजबूर थी, उनके पास ना तो कोई नौकरी थी ना ही कोई उनसे शादी कर रहा था क्योंकि वो दहेज नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है गौरीशंकर को, वो ऐसी लड़कियों को पकड़ता, उनको अपने धंधे में शामिल करता, कोठे पे बिठाता, उनसे बार डांसर का काम करवाता और इस तरह से उसके पास लड़कियों का अच्छा खासा गैंग हो गया। अब एक तरफ शराब की तस्करी, दूसरी तरफ लड़कियों का धंधा और इट साउंड्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशंस। तो अब यहाँ पर ये पकड़ बनाना शुरू करता है पुलिस वालों के ऊपर और नेता लोगों के ऊपर। अब चूँकि आदमी है तो आदमी ज़्यादातर नाड़े के ढीले तो होते ही हैं, तो अब ये पकड़ता है वहाँ के नेता लोगों को, पुलिस के आला अफसरों को, और उनको लड़कियाँ सप्लाई करने का काम शुरू करता है लाइक अ हनी ट्रैप। जब नेता लोगों को और पुलिस वालों को ये लड़कियाँ सप्लाई करता तो साथ ही साथ ये उन लड़कियों के थ्रू उन नेता लोगों की और पुलिस लोगों की कुछ अश्लील तस्वीरें ज़रूर उतारता ताकि इन फ्यूचर अगर नेता उसका साथ ना दे तो उनसे मजबूरन साथ दिलवाया जा सके ब्लैकमेल कर। तो इस तरह से गौरीशंकर के हाथों में कई नेता और कई पुलिस वालों की कमज़ोर नफ्स भी थी, तो चीज़ें बिल्कुल सही जा रही थी। लेकिन इसी दौरान 1988 में चेन्नई में, यानी कि उस टाइम के मद्रास में, लगभग 9 लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर आती है। जब 9 लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर आती है तो उनके पेरेंट्स आते हैं, पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की भग गई होगी, आप दहेज नहीं दे पा रहे होंगे या उनका किसी से अफेयर होगा, किसी कोठे पर बिठा दी गई होगी। लेकिन जब वो माँ बाप बोलते हैं कि हमारे दहेज की कोई समस्या नहीं थी, हम खाते पीते घर से हैं और इस तरह की कोई इशू नहीं है हमारी फैमिली के साथ, लेकिन पुलिस वाले किसी भी तरह से उनकी बात को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं और ना ही वो किसी तरह का एक्शन लेने को तैयार है, क्योंकि शायद हो सकता है कि अंदर ही अंदर उनको इस बात का एहसास हो कि इनके पीछे मे बी गौरीशंकर हो सकता है। तो यहाँ पर कोई इनकी जो फरियाद है वो सुनी नहीं जाती, उनकी कोई सुनवाई होती नहीं, वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है। अब 2 जगह पर गौरीशंकर के जो कोठे थे वो ऑपरेट करते थे, एक पेरियार नगर और एक एलबी रोड। तो एलबी रोड में एक दिन इनके जो बार था वहाँ पर आते हैं 3 लड़के और एक लड़की पर उनका दिल आ जाता है और वो कहते हैं कि हम इसको घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं। हालांकि सभी को पता है कि उनका घुमाने का पर्पस क्या है। अगर 3 लड़के एक लड़की को ले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली घुमाना नहीं होगा, खासकर एक बार डांसर को। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम इस लड़की को साथ में ले जाना चाहते हैं, लेकिन गौरीशंकर और उसके गुर्गे इसके लिए साफ मना कर देते हैं कि हम अपने बार की जो लड़की है उसको किसी के साथ जाने नहीं देंगे। अब वो तीनों लड़के, जवानी का खून, गर्म खून, तो वो चौड़े हो जाते हैं और इसी चौड़ में वो पंगा ले लेते हैं गौरीशंकर के गुर्गों से। तो गौरीशंकर और उसके गुर्गे उन तीनों लड़कों को तब तक पीटते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती, और मौत होने के बाद उनको स्ट्रेट अवे दीवार में चुनवा दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद एक लड़की जो गुजरात से आई थी मद्रास पढ़ने के लिए, और ये लड़की डीबी रोड के एक शराब खाने के पास से गुजर रही थी, तभी पीछे से एक ऑटो आता है और ऑटो में उस लड़की को डाल दिया जाता है और कुछ लोग इससे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठा कर कहीं ले जाने लगते हैं। हालांकि लड़की बहुत दूर निकलती है और किसी तरह हाथापाई करके ऑटो से बाहर आ जाती है और सीधा जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में वो एक रिपोर्ट लिखवाती है। अब रिपोर्ट किसी के लिए नामजद हो तब पुलिस उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है, और नामजद लड़की को कोई नाम याद नहीं था, लेकिन लड़की कहती है कि उस ऑटो में जो लोग एक नाम को रिपीट कर रहे थे वो था ऑटो शंकर। तब यहाँ पर पहली बार गौरीशंकर यानी कि ऑटो शंकर, उसके खिलाफ एक नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन वक्त के साथ ये केस भी ठंडे बस्ते में चला गया, चीज़ें ऐसे ही चलती रही। लेकिन उस दौरान कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था तमिलनाडु में, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे MG रामचंद्रन,
एमजी रामचंद्रन की जो गवर्नमेंट है वो डेमोलिश हो जाती है और वहाँ पर राज्यपाल का शासन पीसी अलेक्जेंडर का शासन लग जाता है और पीसी अलेक्जेंडर ही इन सभी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। अब जो 9 लड़कियाँ गायब हुई थी प्लस ये जो लड़की थी जो गुजरात से थी जिसके साथ जिसको किडनैप करने की कोशिश की गई थी, ये दोनों राज्यपाल के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं कि इनकी केस की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो प्लीज़ कोई सुनवाई करवाएं। तो पीसी अलेक्जेंडर इस मामले को काफ़ी सीरियसली, काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी संजीदगी से लेते हैं और वो पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देते हैं कि इसके लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई बन पड़े वो प्लीज़ शुरू की जाए। अब तफ्तीश शुरू होती है मामले की। तो इसमें एक कांस्टेबल था जिसका नाम था आरी, वो पुलिस वालों की काफ़ी मदद करता है। उसको काफ़ी आइडिया था ऑटो शंकर के बारे में, इसके गुर्गे कहाँ रहते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से नेताओं से, कौन कौन से पुलिस वालों से इनके कॉन्टैक्ट्स हैं और ऐसी सारी तरह की तमाम छोटी मोटी चीज़ें सारी जो पता थी इस आरी को, और ये पुलिस वालों को बताता है। ऑटो शंकर को गिरफ्तार किया जाता है। ऑटो शंकर के भाई के साले एल्डिन को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी पुलिसिया अंदाज में थोड़ी खिदमत की जाती है और उससे कहा जाता है कि या तो वो सरकारी गवाह बन जाए या फिर वो मरने के लिए तैयार रहे। तो यहाँ पर एल्डिन है वो टूट जाता है और वो ऑटो शंकर और मोहन के खिलाफ गवाही दे देता है। तो पुलिस मोहन को उठाती है। उसके बाद ऑटो शंकर को उठाने के लिए जब पुलिस इधर उधर फिरती है तो ऑटो शंकर मिलता है उसकी तीसरी बीवी ललिता के घर, जिसको वो एक कैबरेट क्लब में मिला था और अभी उसी के साथ रह रहा था। तो पुलिस ललिता के घर से गिरफ्तार करती है ऑटो शंकर को। अब ऑटो शंकर के ऊपर केस चलना था, लेकिन 1990 में ऑटो शंकर जेल से भाग कर उड़ीसा पहुंच जाता है और इसी दौरान इसका जो भाई है मोहन, वो भी जेल से भागकर पुणे पहुंच जाता है। हालांकि वहां से उड़ीसा से ऑटो शंकर को, पुणे से मोहन को, दोनों को पकड़ लिया जाता है और वापस से खींचकर कोर्ट में जेल में लाया जाता है और उसके बाद इन पर केस चलाया जाता है। 31 मई 1991 को सेशन कोर्ट का फैसला आता है कि ऑटो शंकर को सज़ाए मौत दी जाएगी। एंड अलोंग विथ ऑटो शंकर एक शिवाजी नाम का इनका गुर्गा था वो, और ये एल्डिन, इन दोनों को भी सज़ाए मौत दी जाएगी। मोहन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी और बाकी जो बचे थे उनमें से किसी को 6 साल की जेल, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद ऑटो शंकर इसके खिलाफ अर्जी दाखिल करता है हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट भी इसकी जो अर्जी है उसको रद्द करती है और वो सज़ाए मौत की सज़ा को बहाल रखती है। उसके बाद ऑटो शंकर जाता है अपनी अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कान पर भी जू नहीं रेंगती और वो भी सज़ाए मौत को बरकरार रखती है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है, मर्सी पिटिशन, दया याचिका, वो ये दायर करता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति भी अपना फैसला सुनाते हैं कि कोई मर्सी पिटिशन की सुनवाई नहीं की जाएगी एंड ही डिज़र्व अ डेथ पेनल्टी। 1995 में ऑटो शंकर को सज़ाए मौत दी जाती है अलोंग विथ एल्डिन एंड शिवाजी। तो ये थी कहानी एक गरीब तबके से निकले हुए एक शख्स की, जो पहले पेंटर बनता है और उसके बाद किस तरह से उसने पेंटिंग से अपना पेशा छोड़ा। उसके बाद वो शराब की तस्करी के धंधे में उतरा, फिल्मों से काफ़ी इंस्पायर था। कहा जाता है कि इसने कई जुर्म अपने हैं वो फिल्मों को देखकर ही किए। उसको जो विलन है उसमें हीरो नज़र आता था। कई लोग होते हैं साइकोपैथ, शायद हम भी ऑटो शंकर को साइकोपैथ की गिनती में ले सकते हैं। और इसका जो सनकीपना था वो इस बात से पता चलता है कि इसने जो कोर्ट में बयान दिया है कि जो 9 लड़कियां थी जो मिसिंग थी वो तुमको कभी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा शौक़ है लोगों को जलाकर उनकी राख समुद्र में फेंक देना। तो वो लड़कियां आपको कहाँ से मिलने रही? उनके कोई अंग, कोई भी चीज़ आपको ना तो दीवार में कंकाल के रूप में मिलेगी ना कहीं और, क्योंकि सबको मैंने जलाकर फेंक दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।